बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण। देखिए, सरल समीकरण। सबसे पहले समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। आइए इसे एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे x + 2 = 4, ये एक समीकरण है। तो ये समीकरण इस चर, देखिए जो x, y, p, q ये होते हैं, ये चर कहलाते हैं जिनका मान बदलता रहता है। और जो ये संख्याएं हैं 2 है, 4 या अन्य कोई संख्याएं हैं, ये अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, इनका मान नहीं बदलता, इनका मान सर्वदा समान रहता है। तो एक समीकरण एक चर पर ऐसा प्रतिबंध होता है जिसमें दोनों पक्षों में व्यंजकों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये x पर ये प्रतिबंध है कि ये जो दोनों पक्ष है, ये लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा बराबर के दूसरी ओर जो साइड है राइट हैंड साइड, तो x का ऐसा मान होना चाहिए जिससे कि बराबर के दोनों पक्ष है, बराबर के दोनों ओर जो व्यंजक है उनका मान समान होना चाहिए। देखिए, चर का वह मान जिसके लिए समीकरण संतुष्ट होता है, यानी चर के उस मान के लिए जिससे कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, वह मान समीकरण का हल कहलाता है। जैसे इस समीकरण में देखिए आप, अगर मैं x = 2 लिख दूं, समझ रहे हैं आप, यानी x के जगह 2 लिख दें तो क्या मान होगा, एक बार देखिए आप, 2 + 2 = 4, दोनों को जोड़ने पर 4 = 4। तो यानी x = 2 रखने पर इस समीकरण की जो दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, ये बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि ये x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। इसका मतलब x = 2 दिए हुए समीकरण का हल है। बच्चों, किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्षों को परस्पर बदलने पर समीकरण का मान नहीं बदलता है। देखिए एक और उदाहरण, जैसे 2x + 4 x + 2, ये भी एक समीकरण है। बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए और उसमें लेफ्ट हैंड साइड यानी एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष होना चाहिए। तो यह भी एक समीकरण है जिसका ये भाग है लेफ्ट हैंड साइड और ये भाग है राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं, यदि दोनों पक्षों को आपस में बदल देते हैं तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं इसे यूं लिख दूं, जो राइट हैंड साइड है उसे लेफ्ट हैंड साइड में x + 2 और जो लेफ्ट हैंड साइड में उसे राइट हैंड साइड में लिख दूं, तो भी ये समीकरण और ये समीकरण एक ही है। आइए समीकरणों को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखना है। हमें सरल कथन दिया हुआ है बच्चों, उसे समीकरण के रूप में लिखना है। तो आप कथन को सावधानी से पढ़िए, फिर उसके मुताबिक समीकरण बनाना है हमें। पहला है, x के तिगुने और 11 का योग 32 है। एक चीज का बच्चों ध्यान रखना आप, कि समीकरण में हमेशा बराबर के चिन्ह का उपयोग होगा। बराबर के चिन्ह के उपयोग होगा, बराबर का एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ है वो राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, तो ये लीजिए। अब प्रश्न में जैसा कहा जाए उसके अनुसार करते रहिए। x के तिगुने, x का तिगुना यानी x को 3 से गुणा करना है, 3x, और 11 का योग यानी जोड़ करना है, तो x के तिगुने 3x और 11 का योग कितना है, 32 है। ये आपका समीकरण बन गया, ये कथन के रूप में, ये समीकरण के रूप में। ठीक है, एक बार वापस देखिए, x के तिगुने यानी x को 3 से गुणा कर दिया और 11, ये 11 का योग, तो यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया, कितना है, 32 है, तो बराबर 32 लिख दिया। अब आप देखिए, बराबर का चिन्ह है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। देखिए अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 6 गुने में, ध्यान देना आप, किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। जैसे कि पूर्व में हमने बात की है बच्चों, जो चर है उसे आप ए से लेके जेड तक के कोई भी अल्फाबेट से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। आप ए ले सकते हैं, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, टी, कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हैं किसी संख्या के। तो आप मान लीजिए कोई संख्या x है ना, माना कि वह संख्या x है
इस संख्या के 6 गुने, तो 6x हो गया, में से आप 5 घटाएं, घटाने का मतलब माइनस साइन लगाना है, 5 घटाए तो 7 प्राप्त होता है, यानी बराबर 7। तो प्रश्न की भाषा के अनुसार आप लिखते रहें, अपने आप समीकरण बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। बच्चों प्रश्न में जैसा कहा जाए वैसे आप करते रहिए, स्वतः समीकरण बन जाएगा। m का 1/4 है, इसका मतलब आप उसे 1/4 से गुणा कर दें या फिर m में 4 का भाग दे दें। m का 1/4 7 से 3 अधिक है, यानी ये 7 से अधिक है, कितना है 3 अधिक है, तो यानी अगर इसमें से 7 घटाएं तो अंतर कितना आता है 3, यही तो हुआ। एक बार वापस देखिए, m का 1/4 यानी m गुणा 1/4, 7 से 3 अधिक है, यानी इसमें से m के 1/4 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये अपना समीकरण बन गया। अगला प्रश्न, किसी संख्या के 1/3, 1/3 का मतलब आप उसे 1/3 से गुणा कर दें या 3 का भाग दे दें। 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। मान लिया कि वो आपकी संख्या p है, का 1/3 यानी 1/3 में 5 जोड़ने पर, तो ये +5, 8 प्राप्त होता है, बराबर 8। ठीक है, तो आपका समीकरण क्या बन गया, p/3 + 5 बराबर 8। ठीक है बच्चों, यानी आप कोई से भी कथन को सावधानी से पढ़ करके उसके आधार पर समीकरण बना सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथन के रूप में बदलिए। यहां बच्चों पहले प्रश्न का उल्टा है, यहां समीकरण दिया हुआ है और समीकरण का अपने को कथन बनाना है। इसमें 4 प्रश्न हैं। देखिए पहला, x - 5 बराबर 9, इसे अपन कथन के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे। देखिए आप x में से 5 घटाया तो बराबर मान कितना है 9, तो अपन क्या लिखेंगे, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, ऐसे ही तो लिखेंगे। अगला प्रश्न, 5p बराबर 20, कोई सी भी संख्या है p, उसको 5 से गुणा किया तो मान कितना प्राप्त हुआ 20, तो अपन क्या लिखेंगे कि संख्या p ये का 5 गुणा 20 है, ये कथन के रूप में इस प्रकार लिखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, 3n + 7 बराबर 1, जैसे ये कोई संख्या है n का 3 गुणा 3n हो गया, तो n के 3 गुणे में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए n के 3 से गुणा हुआ है, तो n के 3 गुणे में 7 जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का चिन्ह है ना, तो n के 3 गुणे में 7 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है, ये कथन हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए आप, m/5 - 2 बराबर 6, m में किसका भाग दिया है 5 का, तो आप ये लिख सकते हैं m में 5 का भाग देने पर, या आप यूं भी लिख सकते हैं m को 1/5। ठीक है, m गुणा 1/5, तो अपन क्या लिखेंगे तो m के 1/5वें भाग, या तो अपन क्या लिखेंगे m में 5 का भाग देकर उसमें से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, या क्या लिखेंगे किसी संख्या m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर, देखिए m के 1/5वें भाग में से माइनस का साइन है, 2 घटाए हैं तो 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है, ये कथन के रूप में लिख दिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। हमें एक प्रश्न कथन के रूप में दिया हुआ है, हमें सरल समीकरण बनाना है बच्चों। देखिए राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। राजू की आयु ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाइए। राजू की आयु दी हुई नहीं है, हमें माननी पड़ेगी, उसके लिए कोई से भी ए से लेके जेड तक के कोई अल्फ़ाबेट को अपन मान लेंगे कि ये राजू की आयु है। माना कि राजू की आयु, आप एक्स वाई जेड पी टी कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए अपन ने यहाँ वाई माना है, वाई वर्ष है,
ठीक है। राजू की आयु y वर्ष है, तो राजू की आयु की 3 गुनी कितनी होगी? 3y। 3 गुनी आयु 3y। अब देखिए, आप प्रश्न की भाषा को समझिए। राजू के पिता की आयु, राजू की आयु के 3 गुने से यानी 3y से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू के पिता की आयु क्या होगी कि राजू की आयु के 3 गुने यानी 3y से 5 अधिक है। अधिक के लिए आप जोड़ना है, प्लस करना है। कितना अधिक है? 5 वर्ष अधिक है, तो +5। तो ये राजू के पिता की आयु आ गई 3y + 5। प्रश्न में दिया हुआ है कि राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है ना ये। तो इसका मतलब 3y + 5 बराबर किसके हैं? 44 के। तो ये समीकरण हमें मिल गया। राजू के पिता की आयु 3y + 5 बराबर 44। अगला प्रश्न, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। ये पेटियां छोटी और बड़ी है। एक फल विक्रेता दुकानदार है जो छोटी और बड़ी पेटियों में आम बेचता है। एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम आते हैं। ध्यान देना आप। और प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए। दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। बच्चों, छोटी पेटी में आमों की संख्या आपको माननी पड़ेगी। छोटी पेटी में आम, अब आप मान लीजिए कि P है उसमें, ठीक है। आम कितने हैं? P है। तो आप देखिए 8 छोटी पेटियों में, 8 छोटी पेटियों में आम कितने होंगे? 8P। यही तो, ऐसा ही होगा। अब देखिए आप बड़ी पेटी में कितने आम आते हैं? एक बड़ी पेटी में 8 छोटी पेटियों के बराबर और 4 खुले आम। तो अब अपन लिखे एक बड़ी पेटी, ठीक है। एक बड़ी पेटी में कितने आम आएंगे? तो 8 तो छोटी पेटी के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? 8P और 4 खुले आम, ये 4 और। तो एक पेटी में कितने आम हो गए? 8P + 4। प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में, देखिए एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या कितनी है? 100। इसका मतलब 8P + 4 का मान कितना हो गया? 100। ठीक है। इस समीकरण की मदद से P का मान ज्ञात कर सकते हैं। P का मान का मतलब क्या हो गया कि छोटी पेटी में आम की संख्या कितनी है। आगे प्रश्नों में हम ऐसा करेंगे। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आप घर पर निरंतर अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।